सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सभी को हमने देख लिया है। बहुविकल्पी प्रश्न हमने 4 वीडियो में देखा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने 3 वीडियो में देखा था। इससे पहले 7 क्लासेस में ले चुका हूँ और यह लास्ट क्लास है। इसमें आपके सभी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ तक समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पवन सीरीज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, गणित के सामने लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप उस पर क्लिक करोगे तो गणित की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी क्लासेस, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास और सभी मॉडल पेपर्स, ठीक है। और सीरीज की वीडियो तो आपको देखने को मिलेगी ही। और लघु उत्तरीय प्रश्न राजन के मैंने पहले ही पिछले संस्करण के करा रखे हैं, तो वह भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस बार समय मिलता है तो हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इस 4th पार्ट में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 76 है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी है, तो त्रिभुज का आधार का माप बताइए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 48 रख देंगे बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हमको पता है 8। तो आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 जो बटे में है 48 में गुणे में हो जाएगा अंश में, और यहाँ जो गुणे में है 8 वो उधर जा करके भाग में हो जाएगा। तो आधार बराबर हम लोग लिख सकते हैं 48 गुणे 2/8, ठीक है। तो 48 को काटिए 8 से, 6 बार में कट जाएगा और 6 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा 12। तो आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का आधार जो आपसे पूछ रहा था वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है। ऋण 5 ऋण और ब्रैकेट में ऋण 45 भागा ऋण 15 ब्रैकेट में, फिर धन ब्रैकेट में ऋण 3 गुणे 5 का मान बताइए। तो सभी ब्रैकेट्स को पहले आप हटा लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 5, और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ऋण का गुणा अंदर ऋण 45 में होगा, ठीक है। तो ऋण ऋण हो जाएगा धन, और देखिए 45 और बटे में है 15, ऋण 15, ब्रैकेट खोलेंगे तो 45 बटे ऋण 15 हो जाएगा, ठीक। अब ऋण 3 का गुणा देखिए होगा 5 में, तो ये हो जाएगा ऋण 15। तो इसको इतना लिख सकते हैं आप, ऋण 5 धन 45 बटे ऋण 15, और धन नहीं फिर ऋण 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करिए। देखिए 15 से 45 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5, और देखिए नीचे ऋण है ऊपर 3 है, तो ऋण 3 और ऋण 15। अब देखिए सबको जोड़िए, तो ऋण 5 ऋण 3 हो जाएंगे ऋण 8, और ऋण 15 कितना हो जाएगा, ऋण 23। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -23। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखिए एक्स वाई को कितना लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई लिख देंगे, और वाई जेड को कितना लिख सकते हैं, वाई इंटू जेड लिख देंगे। और एक टर्म और दिया गया है 3 का आपको जेड इंटू एक्स, तो इसको एक्स इंटू जेड लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दो वेरिएबल्स का गुणा हो रहा है आपस में, और इसका आपसे लासा पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त। तो लासा लिखते समय देखिए जितने भी पद आते हैं सभी को लिखते हैं, और जो जिसकी मैक्सिमम घात होती है उसको लिखते हैं। अब देखिए x आ रहा है तो x को लिखेंगे, और x यहाँ कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ एक भी बार नहीं और यहाँ भी एक बार। तो x सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार x लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए y यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और सबसे अधिक बार एक बार आ रहा है। इसी तरीके से z को देखेंगे तो पहले में z नहीं आ रहा है, दूसरे तीसरे में आ रहा है, वो भी एक बार आ रहा है। तो लासा कितना हो जाएगा, x y z हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड निकाला है, इन्होंने गलत निकाला है, एक्स वाई जेड आएगा लासा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का लघुत्तम समापवर्त निकालना है।
तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसको कितना लिखा जा सकता है ए माइनस बी, इसको तो ये तो लिखा ही है, ठीक है। तो इसका लासा देखिए कितना हो जाएगा। अब जो पद आपस में गुणा हो रहे हैं उनको आप एक पद की तरह देखिए। अब देखिए ए प्लस बी गुणा हो रहा है तो ए प्लस बी तो है ही, तो a प्लस बी तो आएगा, और a माइनस बी देखिए यहाँ दोनों जगह आ रहा है, तो a माइनस बी भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो लासा हो जाएगा वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी को एक पद समझिए आप, और a माइनस बी को एक पद समझिए। अब a प्लस बी यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए a प्लस बी हमने लिखा है, और उसके बाद a माइनस बी यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसलिए इसको लिख दिया है, ठीक है। तो इसका लासा जो हो जाएगा वह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 80 है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब का महत्तम समापवर्त निकालिए। अभी तक आप लासा एलसीएम निकाल रहे थे, अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग देखते हैं जैसे 3 बीजीय व्यंजक आपको दिए गए हैं, इन तीनों का आपको एचसीएफ मासा निकालना है। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं जो पद सब में आता है उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, मैक्सिमम कितनी बार कॉमन मिल रहा है। देखिए x एक ही बार हर जगह कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और x मान लेते हैं यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता, तो x को हम लोग नहीं लिखते मासा में, ठीक है। तो मासा में वही चीज लिखी जाती है जो सभी में आए, ठीक है। तो x सभी में आ रहा है x लिखा जाएगा, और y सब में आ रहा है तो y लिख लेंगे हम, ठीक है। y भी एक ही बार आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ y 2 बार आता तो y को हम 2 बार लिख देते। अगर 2 बार हर जगह आता तो 2 बार लिखते y को, ठीक है। तो इसका मासा इस तरीके से कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा इसका मासा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है। देखिए एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्रैकेट खोल के माइनस का गुणा कर देना है। माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा सभी पदों में होगा। तो पहला तो ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर देखिए माइनस का गुणा x में होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वाई में होगा तो हो जाएगा प्लस वाई, और प्लस जेड में होगा तो माइनस जेड। अब देखिए माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, और x और माइनस एक्स कट जाएंगे, बचेगा यहाँ y और यहाँ y, तो प्लस वाई जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2y। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए, यह भी इसी तरीके से है। तो यहाँ भी बस आपको ब्रैकेट खोल के समान पदों को जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए है ए स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 8ab है और यहाँ पे 3ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11ab। 11ab यहाँ पे आप कर लीजिएगा, 11b केवल लिखा है, 11ab होगा। और यहाँ पे देखिए है 5 और यहाँ पे है 8, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस 11ab प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का साइन था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से ब्रैकेट खोलेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। आराम से जो भी समान पद होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, उनको हम लोग जोड़ लेंगे, और जो असमान पद होंगे उनको वैसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, 15x स्क्वायर वाई क्यूब जेड में 4x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणा कीजिए। तो गुणा करने में कुछ नहीं है, दो पदों का आपस में गुणा करना है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है। कांस्टेंट का गुणा आप कांस्टेंट में कर दीजिए। 15 का गुणा 4 में आप करोगे तो हो जाएगा 60। अब देखिए x स्क्वायर है और यहाँ है x, ठीक है, तो ये गुणा होगा और घातें जुड़ जाएंगी, तो x के घात में 2 धन 1 हो जाएगा। फिर देखिए y क्यूब का गुणा होगा यहाँ y स्क्वायर में, तो y क्यूब धन 2 हो जाएगा। फिर देखिए गुणा होगा z का z स्क्वायर में, तो z की घात 1 है और यहाँ पे z स्क्वायर की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 60x क्यूब y के पावर 5 और z के पावर 3, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, 56x के पावर 5 y क्यूब z में 14x y स्क्वायर का भाग दीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, 56x के पावर 5 है
y के पावर 3 है और z, और यहाँ पे है 14xy²। देखिए 14 चौक 56 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा, और x से x काटिए और x की घात 5 जो है वह कटेगा और रह जाएगा 4, एक घट जाएगा, और यहाँ y की घात 2 है, y की घात 3 कटेगा और एक रह जाएगा। मतलब घातें जो होती हैं वह अगर बटे में भाग हो रहा है तो घट जाती हैं, और अगर गुणा होता है तो जुड़ जाती। तो यहाँ घातें घट जाएंगी, 4x के घाते 4 और y के घात में बचा है 1 और z की घात तो पहले से 1 है, तो 4x के पावर 4 yz, यही हो जाएगा उत्तर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85। उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। तो अब जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 4 + 6 + 2, यह बराबर कितना होगा? देखिए 4 धन 6 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 12 के। ठीक, लेकिन गुणा में क्या होता है? जैसे 4 × 6 धन 2 अगर यहीं पे लिखा होता तो देखिए कैसे होता है, 4 का गुणा पहले 6 में होता, तो उसी तरीके से करिए आप, 4 धन 6 फिर धन 4 का गुणा 2 में होता, तो 4 धन 2, ये कितना आएगा? 10 और धन 6 हो जाएगा, ये 10 धन 6, ये आ जाएगा 16 के बराबर। तो आप देखिए दोनों जो आ रहे हैं, ये पहला जो आपने किया है और ये दूसरे तरीके से जो आप कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर जो है नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? योग की जो संक्रिया होती है वह वितरित नहीं होती है। ठीक है, जैसे गुणे में होता है उस प्रकार नहीं होता, योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऋण 5 यह इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, तो ऋण 5 नहीं होगा पॉजिटिव इंटीजर। 4/3 यह क्या है? अब देखिए 3 से 4 में भाग तो जाएगा, लेकिन जो भागफल मिलेगा वह एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, इंटीजर नहीं होगा, तो यह भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो 4 - 8, यह तीसरा पद जो दिया गया है 4 - 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4, तो ये भी इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 8/2, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, तो 4/2, 8/2, यह क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरीके से 2 × 6 यह भी धन पूर्णांक हो जाएगा, और √2 यह धन पूर्णांक नहीं होगा, और -2 × -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। तो 3 आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए 8/2, 2 × 6 और ऋण 2 × ऋण 6, यह सभी धन पूर्णांक हैं और बाकी धन पूर्णांक नहीं है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है, योगात्मक तत्समक क्या है? उदाहरण सहित बताइए। तो शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए तो शेषफल वही संख्या होता है। जैसे 7 धन 0 बराबर 7, अर्थात शून्य योगात्मक तत्समक है। एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, योगात्मक तत्समक मतलब वह संख्या जो किसी संख्या में जोड़ी जाए और उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है? शून्य होती है, तो शून्य को क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है, ऐसा पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडिटिव आइडेंटिटी वो है जिसे जोड़ने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो मान क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो ए में क्या जुड़ेगा? उसका मान 0 हो जाएगा, -से। तो कोई भी संख्या में अगर उसका नेगेटिव रूप जोड़ दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? 0 हो जाता है। वही क्या कहलाता है? योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -12। 12 में अगर आप -12 जोड़ोगे तो मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 89 है, गुणात्मक तत्समक क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः 17 नहीं, यहाँ पे 1 होगा। जो 1 जो होता है किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो 17 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाता है? 17। तो 1 क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, गुणात्मक तत्समक। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये देखिए उदाहरण देकर के समझाइए। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है तो उसमें से दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/a होगा, क्योंकि अगर a का गुणा 1/a में करते हैं तो मान क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, तो अगर 3/5 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/3 होगा। ठीक, उसका उल्टा भिन्नों को पलट दीजिए तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 91। 5/9 और ऋण 13/9 को जोड़िए। तो हर समान है तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों के बटे 9 5 और धन ऋण 13 को जोड़ना है। ऋण 13 को जोड़ना है तो 13 में 5 जुड़ेगा, ऋण 13 है तो बचेगा कितना? ऋण 8/9। तो उत्तर आ जाएगा ऋण 8/9। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है। 7/11 और 3/11 को जोड़िए। तो 7/11 को क्या लिखा जा सकता है? ऋण 7/11 -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 7/11 और धन जोड़ना कितना है? 3/11। अब दोनों के बटे 11 है तो ऋण 7 धन 3 यानी कि कितना आ जाएगा? ऋण 4/11। यह उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 93 है। ऋण 5/8 और ऋण 5/12 को जोड़िए। ऋण 5/8 और ऋण 5/12 को, अब देखिए हर समान कर लीजिए। तो हर समान करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा एलसीएम। अब 24 आ गया तो देखिए 8 जिसके बटे में था, 8 त्रिक 24 होता है, तो ऋण 5 में गुणा हो जाएगा 3 का, तो जगह ऋण 15। फिर धन ये दूनी होता है, 12 दूनी 24, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 10। अब यहाँ पे देखिए घटाना करना है। ऋण 5 में से ऋण 5/8 से ऋण 5/12 को घटाइए, यह आपका प्रश्न है। यहाँ पे घटाना करना है तो ये बीच का चिन्ह जो है वह आप परिवर्तित कर दीजिए, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऋण 15 और धन 10 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा -5/24। तो इतना उत्तर आ जाएगा -5/24। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है। ऋण 22/3 को 27/88 से गुणा करिए। ऋण 22/3 गुणे 27/88। अब देखिए 22 से 88 को काटिए, 22 22 22 चौक 88, तो यहाँ बचा ऋण 1/3 और यहाँ पे बचा 27/4। तो ऋण 1/3 गुणे 27/4। अब गुणा कर लीजिए तो ये जगह ऋण 27/12। ठीक, अब इसको और भी आगे आप काट सकते हो। तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो इसको कितना लिख सकते हैं? ऋण 9/4। यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है। 11x धन 24 बराबर 46 को हल कीजिए। 11x धन 24, धन 24 को उधर भेज दीजिए तो 11x बराबर लिख सकते हैं, धन 24 उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा और घटेगा तो आ जाएगा 22, और x बराबर लिख सकते हैं 22/11 और 11 से काटिए 22 को तो 2 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है। 3y - 7 बराबर 2 को हल कीजिए। 3y - 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 + 7 और 3y बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर 9/3 यानी 3 × 9 3 और 3 त्रिका 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है। x² - 9 x³ - 27 का सरलतम रूप है। तो x² - 9 को कितना लिखा जा सकता है? 3 का स्क्वायर, और x³ - 27 को कितना लिखा जा सकता है? 3 का क्यूब।
अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, और नीचे फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी की जगह यानी कि एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू एक्स, फिर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो एक्स माइनस थ्री कट जाएगा और बचेगा क्या, एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो 1 बटे ए धन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको इसका मान निकालना है 1 बाई ए प्लस ए का, इसका मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपको पता है इसी का वर्ग आप कर लीजिए। तो a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, यही आपको मिलेगा जब आप फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाओगे, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह ए है और बी की जगह है 1 बाई ए। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। एक तरफ ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद देखिए ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हमको 2 दी गई है, तो इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, फिर प्लस ए से ए कट जाएगा और यहाँ पे बचा है 2, तो 2 धन 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 4। और अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, और a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, -4 बाई 9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना होता है, बस अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, माइनस ज्यों का त्यों रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है गुणात्मक प्रतिलोम में। तो -9/4 ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम इसका। ठीक है, और अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ऋण 4/9 करिए और गुणे x कर लीजिए। मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम x होगा और बराबर 1 के दिखा दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा और ऋण तो ऋण रह ही जाएगा। ठीक है, तो ऋण 9/4, x का मान यह आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 9/4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए मान लेते हैं एक पुस्तक का मूल्य x है, तो 7 पुस्तकों का मूल्य 7x हो जाएगा, 5 पुस्तकों का 5x मूल्य हो जाएगा, और 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है, 72 रुपए कम है। तो 7 पुस्तकों में से अगर 5 पुस्तकों का मूल्य हम घटा देते हैं तो हमको मिलना चाहिए 72, तो 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 72, और एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपए हो जाएगा, और इस तरीके से आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है, सभी को शेयर करके बता दीजिए कि हाँ राजन सीरीज बिल्कुल सही ढंग से, सही तरीके से और कम समय में आपको मैंने पढ़ाया है। तो सभी को यह वीडियो आप लोग जरूर पहुंचाइए, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो अधिक से अधिक शेयर करिए इस वीडियो को। कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और किस क्वेश्चन में आपका डाउट था जो क्लियर हुआ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और भी कोई भी आपका ओपिनियन हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स हमने आपको पढ़ा दिया है, हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया है। बड़ी बात यह है, बड़ी मेहनत ये है हमारी कि हैंड रिटन नोट्स में हमने पढ़ाया है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराए हैं, मॉडल पेपर भी मैंने आपको बताया है, सूत्र का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और एक ही क्लास में मैंने पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया है। आप यह तक सोचिए कि एक ही वीडियो में हमने कैसे पॉसिबल किया है।
तो एक वीडियो वह आप अगर देख लेंगे मास्टर क्लास जिसे हम कहते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके आ सकते हैं। और आप मास्टर क्लास कर लीजिए या सभी सीरीज कर लीजिए तो आप 25 में 25 स्कोर करके आसानी से चले आओगे। ठीक है, तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और सभी वीडियोस को, सभी विषय को आप पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम लोग मिलेंगे कॉमन सीरीज के साथ, जो नया संस्करण है 2022 का, वह भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।